शुरू करें बायोमोलिक्यूल सर? नहीं पूछने वाला। देखो सर, बायोमोलिक्यूल्स किन्हें कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स में बस हमने इतना बोलना, मॉलिक्यूल्स विच आर फाउंड इन biological systems and are responsible for their proper growth, working, functioning are called biomolecules। समझ आया मैंने क्या बोला? अब हमें कई सारे बायोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं, उनमें से जो हमें पढ़ने हैं वो कौन? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन। चार ही है मेरे ख्याल। इसके सिवा फैट्स वगैरह भी होते हैं वो जो हमें नहीं पढ़ने। कोई दिक्कत? अब आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादातर होता है कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो पूछ लेता व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड, गिव यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स इनिशियली अगर इसकी संधि विच्छेद करें तो कार्बो प्लस हाइड्रेट, कार्बो प्लस हाइड्रेट मतलब कार्बन के हाइड्रेट, कार्बन के हाइड्रेट मतलब कार्बन के साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स चिपका दीजिए। तो अगर मैं एक्स और वाई दोनों की जगह 6 रख दूं तो C6H12 हो जाएगा। अगर मैं एक्स की जगह 12 और वाई की जगह 11 रख दूं तो ये हो जाएगा। तो ये दोनों कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन अगर मैं एक्स की जगह C2H4O2 बन जाएगा। अब देखना ध्यान से, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? और ये साहब कौन है? तो ये सचमुच में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका है? और एसिटिक एसिड इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। तो इसके ऊपर ये वाली डेफिनेशन लग रही है। डेफिनेशन तो लग रही है कि इट इज ए हाइड्रेट ऑफ कार्बन, दिस कंपाउंड इज अ, बट इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। और ऐसे ही एक मॉलिक्यूल जिसका नाम रेमनोज C6H12O5, अभी ये इस फॉर्मूले में फिट नहीं बैठेगा। देखो आप एक्स और वाई की कोई वैल्यू डालो वो नहीं बनेगा। तो ये इस फॉर्मूले में फिट नहीं बैठ रहा, फिर भी कार्बोहाइड्रेट है। ये इस फॉर्मूले में फिट बैठ रहा और कार्बोहाइड्रेट नहीं है, यानी ये तो गलती हो गया। नाम इसी वजह से रखा गया होगा, शुरू में ये नहीं सोचा होगा, ये सोचे होंगे। तो इस पे तो फिट बैठ रहा है। ज्यादा कॉमन कौन सा है? सबसे ज्यादा कॉमन तो ग्लूकोज और सुक्रोज की बातें करते हैं। तो अब इन्होंने बोला कि जी इनिशियली दे वर कंसीडर्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, बट दिस एंड दिस फेल्ड दिस डेफिनेशन। अब नई डेफिनेशन क्या पेपर में आई है? ये तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह कुछ आ गए तो बताना। मेरे को सीधा डेफिनेशन आई कि जी व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, तो मैं गाना गाऊंगा ही नहीं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन में बोलूंगा ही नहीं, टाइम खराब करूंगा ही नहीं। मैं सीधा बोलूंगा कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी। दो वर्ड समझ आ गए? ऑप्टिकली एक्टिव है, उसमें कई सारे OH हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। यानी ऑप्टिकली एक्टिव हो गई, कई सारे OH होंगे, लेकिन साथ में या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, दोनों नहीं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। और कई बार आपको उसमें एल्डिहाइड ग्रुप कीटोनिक ग्रुप देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कोई कंपाउंड को मैंने हाइड्रोलाइज करा। हाइड्रोलाइज आप बढ़िया से समझते हो कि कहीं कोई बॉन्ड है, उस बॉन्ड को मैंने काटा, एक साइड H2 एक साइड O दिया था, यहाँ पे वो भी काम नहीं कर रहा, यहाँ तो हमेशा वही काम कर रहा है, एक साइड H दिया और एक साइड OH दिया। तो कोई कंपाउंड है जो पॉलीहाइड्रोक्सी शायद दिखे, ऑप्टिकल एक्टिव शायद दिखे, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन ना दिखे, ना एल्डिहाइड दिखे ना कीटोन दिखे, लेकिन उसको हाइड्रोलाइज करने से, उस कंपाउंड को हाइड्रोलाइज करने से मुझे ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिल जाए, तो मैं बोल दूंगा ये कंपाउंड भी। डेफिनेशन की प्रॉपर समझ आ गई? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और द कंपाउंड्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स दीज कौन, जो हमने अभी ऊपर की लाइनों में बोले। हो गया। अब इनमें अंडरलाइन तो हुआ है ना, तो ये कहानी सारी इसमें आ गई, अंडरलाइन वाले पोर्शन में आपको मिल जाएगा। फिर उसने बोला कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल के नाम पे एक तो ध्यान रखना, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स मीठे हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स मीठे नहीं है, यानी फीके है। कड़वे नहीं है इसका मतलब, फीके है। तो जो मीठे वाले हैं दे आर शुगर्स, और जो कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं है उन्हें बोलो नॉन शुगर्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट दे आर आल्सो कॉल्ड शुगर्स, एंड द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट स्वीट इन टेस्ट दे आर नॉन शुगर्स। देन अब एक मिनट के लिए सर एक शुगर वाले कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल दे दो और एक नॉन शुगर वाले का दे दो। तो ग्लूकोज खाया है, मीठा होता है। सुक्रोज चीनी खाई है, मीठा होता है। तो ये दोनों एग्जांपल शुगर्स। स्टार्च हमने खाया है आलू में और चावल में, आलू चावल खाते हुए मीठा लग रहा, नहीं लग रहा उससे अलग तरह से, तो हम क्या कहेंगे जी स्टार्च इज नॉन शुगर, सेल्यूलोज इज नॉन शुगर। स्टार्च और सेल्यूलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स तो हैं लेकिन नॉन शुगर। मिल्क में, हिंदी में मैं ऐसे बोला करता हूँ, दूध में चीनी मिलाने से पहले, हमारे चीनी मिलाने से पहले ऊपर वाले ने एक चीनी मिला रखी है, लैक्टोज, तो लैक्टोज इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर। और बोली कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स भी कहते हैं, क्योंकि शुरू में जो कार्बोहाइड्रेट्स मिले थे वो सब मीठे वाले थे, और सैकेरान किसी भाषा का वर्ड जो कैसा था, जिसका दूसरा नाम था शुगर। तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे कार्बोहाइड्रेट्स मीठे हो, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स को अभी भी इन जनरल सैकेराइड्स कह सकते हैं, क्योंकि सैकेराइड वर्ड डिराइव हुआ था शुगर से। तो जो नॉन शुगर वाले भी हैं उन्हें भी सैकेराइड्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स का सिनोनिम। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में दो तरह से करा, एक तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट कर लिया, जो आज तक इन्होंने पूछा नहीं है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन, कि उन्हें हाइड्रोलाइज करके, किसी कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करके क्या और। इसमें 3 नाम है, ये आ चुका क्वेश्चन 3 मार्क्स में। मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड मतलब मोनोमर का रिश्तेदार है, यानी छोटा सा है, उससे और छोटा नहीं हो सकता। तो मोनोसैकेराइड्स आर
दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव सिंपलर कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रोलाइज तो शायद होते हो, मुझे नहीं पता होते हैं, लेकिन उन्हें हाइड्रोलाइज होके और छोटा कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल सकता, तो विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज टू गिव सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स अबाउट 20। अल्फा अमीनो एसिड जिनसे प्रोटीन बनते हैं वो कितने हैं? 20। अल्फा अमीनो एसिड्स जिनसे प्रोटीन बनते हैं वो कितने हैं? 20। और मोनोसेकेराइड जिनका प्रोटीन से कोई लेना देना नहीं है वो भी बाई चांस कितने हैं? 20। एग्जाम्पल ग्लूकोज फ्रक्टोज। लेसन ध्यान नहीं, माल्टोज नहीं है सर, माल्टोज ऑलिगो में आएगा। ग्लूकोज फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज फ्रक्टोज ऑलिगो क्या हो जाएगा? विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 TWO2 फिर TO2 2 से 10 तक, जिसके हाइड्रोलिसिस से 2 मोनोसेकेराइड मिले या 3 मिले या 4 मिले या 5 मिले या 6 मिले या 7 मिले या 8 मिले या 9 मिले या 10 मिले, जिससे 11 मिले वो ऑलिगो नहीं, वो किस में डाल देंगे फिर? पॉली में। तो विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स TWO2 TO2 TN10 2 to 10 monosaccharide units are called oligosaccharide. Of these oligosaccharides which give 2 monosaccharides they are called disaccharides. Of these oligosaccharides which give 3 monosaccharides on hydrolysis they are called, इंग्लिश आ गई समझ में आपको? तो मुझे ओलिगोसैकेराइड के जो एग्जांपल याद करने वो मैं सिर्फ डाइसैकेराइड वाले याद कर रहा हूँ, ट्राई टेट्रा वाला कोई नहीं कर रहा। तो दो जगह काम कर जाएंगे, डाइसैकेराइड में भी वही फिट हो जाएंगे और ओलिगो में भी वही हो जाएंगे। तो वो 3 है, सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज। अभी डिटेल में जाएंगे 5 मिनट बाद, ट्रिक भी हमने कर रखी है उसे याद करने की, तब वहां आके दोबारा बोल दूंगा। फिलहाल थोड़ा सा टाइम यहाँ बच जाएगा, एक ही बात 2 बार करने का। पॉलीसेकेराइड क्या बोलूं, मेरा बस चलता, मुझे इंग्लिश चलती तो मैं कहता विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स मोर देन 10 मोनोसेकेराइड। बोलो कहना था या नहीं, लेकिन उसने नहीं कहा, उसने कह दिया विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स लार्ज नंबर ऑफ। लार्ज किसे कहते हैं? तो लार्ज क्या फिर पता नहीं, हमने बस लार्ज ही लिख के आना, लेकिन विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स आर कॉल्ड। अब उसके एग्जांपल मेरी तरफ देखते हुए 3। स्टार्च। स्टार्च हम खूब खाते हैं, कहानियां याद रखो तो याद रहेगा। स्टार्च हम खूब खाते हैं, सर मैं तो नहीं खाता। अरे हम सबसे ज्यादा रोटी और चावल ही खाते हैं नॉर्थ इंडियन वाले, गेहूं की रोटी और चावल ही खाते हैं ज्यादा। तो गेहूं में, चावल में, आलू में कौन भर भर के स्टार्च। तो स्टार्च खाने पर हमारी बॉडी में जाके वो हाइड्रोलाइज हो जाता है, टूटने को सर आप केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं। क्या देने के लिए? क्या देने के लिए? ग्लूकोज। थोड़ा अच्छा पढ़े हुए और बोलो, अल्फा ग्लूकोज। बाकी भी तो याद रखना वो किसका पॉलीमर है। तो मेरी बॉडी में जाती है स्टार्च हाइड्रोलाइज होके, तो स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। डी भी चिपका दिया बीच में, डी स्मॉल वाला कैपिटल वाला? कैपिटल वाला, स्मॉल वाला नहीं है। तो स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ सेल्यूलोज लकड़ी, वुड इज ए पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। दोनों डेफिनेशन है, दोनों एंगल से याद रखनी है। अगर मुझे डेफिनेशन याद है, स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, सेल्यूलोज इज ए पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, तो मुझे अपने आप नहीं याद आ जाएगा कि स्टार्च और सेल्यूलोज कौन हुए? ऑलिगो पॉली मोनो। बोलो पॉली हुए, बोल रहे ना पॉलीमर्स ऑफ, तब भी नहीं आया। ग्लाइकोजन जो कम वेटेज देता है वो, लेकिन उस पर क्वेश्चन इसने कई बार पूछ रखा है। तो ग्लाइकोजन इज आल्सो अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। उसका स्ट्रक्चर ब्रांच और ज्यादा ब्रांच, सेल्यूलोज के अंदर, स्टार्च के अंदर 2 पार्ट होते थे ना, एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन, वहां से लिंक करूंगा, अभी करूंगा। फिलहाल इतनी बात आ गई क्लासिफिकेशन के ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, जो आज तक नहीं आया। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस। तीसरा कार्बोहाइड्रेट्स का एक क्लासिफिकेशन का तरीका, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स एंड रिड्यूसिंग शुगर। ये इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसिंग शुगर्स एंड। तो मैंने इसी चैप्टर के लिए बोला था अभी एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाते वक्त, टॉलरेंस रिएजेंट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट सारे एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करता, एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करता था, तो खुद क्या होता था? रिड्यूस। तो मैं बोल दूं एल्डिहाइड्स, ऑल ऑफ द एल्डिहाइड्स कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट। वहां क्या बोल रहे थे? टॉलरेंस रिएजेंट कैन ऑक्सीडाइज ऑल ऑफ द एल्डिहाइड्स। एक एक्सेप्शन था, फॉर्मिक एसिड, जो एसिड होते हुए भी टॉलरेंस टेस्ट देता था। तो मुझे यहाँ इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे तो यहाँ क्या बोलना, कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट और एंड फैलिंग सॉल्यूशन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स, एंड दोज विच कैन नॉट रिड्यूस टॉलरेंस एंड फैलिंग्स आर। अब यहाँ एक टेक्निकल क्वेश्चन क्या है, हमने बोला कार्बोहाइड्रेट्स में एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा या कीटोनिक होगा? सीधे नहीं होगा तो हाइड्रोलाइज होने पे मिल रहा होगा, हाँ या नहीं? तो हमें क्या लगा कि वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता होगा, सिर्फ वो ही, बोलो सिर्फ वो ही रिड्यूसिंग शुगर्स होंगे। आप बात जो बोल रहे हो लंबी करके बोल रहे हो, मैं शॉर्ट में बोला वही टॉलरेंस के साथ टेस्ट देंगे या टॉलरेंस के साथ रिएक्शन देंगे, मैंने बोल दिया उसको क्या, वही रिड्यूसिंग शुगर होंगे। तो ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड या कीटोन? और फ्रक्टोज में, तो ग्लूकोज का फर्ज बनता है वो रिड्यूसिंग शुगर हो, फ्रक्टोज का फर्ज बनता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो। बोलो आ रहा है नहीं? लेकिन फ्रक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है। भगवान जी ने बेईमानी कर दी फिर से, क्या कहा? ऑल मोनोसेकेराइड्स वेदर एल्डोज और कीटोज, सारे मोनोसेकेराइड चाहे एल्डिहाइड वाले चाहे, आर रिड्यूसिंग शुगर्स। यानी ग्लूकोज भी रिड्यूसिंग शुगर और फ्रक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर। क्यों हुआ था ये? तो वो मेरी बुक में नहीं था, सैंपल पेपर में किसी किसी में डला हुआ मिल जाता है। क्या कहा था कि टॉलरेंस फैलिंग्स में अल्कलाइन मीडियम होता है, टॉलरेंस इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल अल्कलाइन हो गया। और फैलिंग्स में, फैलिंग है, फैलिंग में से एक सॉल्यूशन अल्कलाइन रोचेली सॉल्ट सॉल्यूशन, याद आ गया? तो अल्कलाइन मीडियम में अगर आपने कीटोन वाला मोनोसेकेराइड भी डाला है, तो कुछ कीटोन के मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं,
सारे नहीं, मैंने फ्रक्टोज डाला तो सारे फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल नहीं, लेकिन कोई कोई फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा इस तरह से कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। एल्डिहाइड ग्रुप कीटोनिक ग्रुप वैसे भी रिश्तेदार से है क्या? दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलता है? कार्बोनाइल कंपाउंड्स। उसके कुछ मॉलिक्यूल्स कीटोन से एल्डिहाइड में बन गए, तो अब जो 2 4 5 मॉलिक्यूल भी एल्डिहाइड बन गए तो वहां पे फॉरन टॉलेंस सेस फेलिंग सेस आ जाएगा। तो ऑल मोनोसेकेराइड्स वेदर एल्डोज और कीटोज आर, याद हो गया। चले, हमारा ये पैराग्राफ भी डन। ठीक, हाँ एक रह गया। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज 3 कौन थे? डाइसेकेराइड्स। तो इनमें से जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग है, यानी टॉलेंस फेलिंग्स टेस्ट नहीं देगा, और अच्छे से बोलूं टॉलेंस फेलिंग्स को रिड्यूस नहीं करेगा। तो जो हमारी चीनी है, हमारे स्कूल वाले लैब में चीनी दे सकते हैं क्या टॉलेंस टेस्ट करवाने के लिए? नहीं, क्यों नहीं दे सकते? तो मुझे बात से वैसे मतलब नहीं है, मेरे को याद ही नहीं रहता था, पता नहीं कौन है कौन नहीं है। तो एक दिन मैंने ऐसे बोला कि लैब में मैं स्टूडेंट्स को चीनी तो आसानी से मिल जाएगी, चीनी दे सकता हूँ क्या टॉलेंस टेस्ट कराने के लिए? ना, आता नहीं टेस्ट। क्यों नहीं आता? इसका मतलब वो नॉन रिड्यूसिंग है। आ गया समझ? माल्टोज लैक्टोज कहीं आसानी से मिल नहीं रहे मुझे, चीनी तो सबके घर में है, स्कूल की कैंटीन में यहाँ वहाँ सब जगह मिल जाएगी, लेकिन माल्टोज लैक्टोज मिल जाएगा क्या? तो मैं सोचा था सुक्रोज देके टॉलेंस टेस्ट करवा दूं, तो आ ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है? हो गया। माल्टोज लैक्टोज की बात नहीं कर रहा था, इसका मतलब वो दोनों भाई, नहीं तो उनके लिए भी बोल देता ना, जब सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग, तो नहीं तो बोला सुक्रोज एंड माल्टोज इज नॉन रिड्यूसिंग, कुछ नहीं बोला, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग, इसका मतलब माल्टोज एंड लैक्टोज आर। बोलो हो गया क्या? अब यहाँ पे एक टेक्निकल बात क्या है, सुक्रोज वाली बात गई क्या? ऑल मोनोसेकेराइड्स वेदर, ठीक है जी, और उसका कहा गया? सुक्रोज का ही लिखा, नॉन रिड्यूसिंग। अब यहाँ मैंने एक गाना गाया था जो फिर से मुश्किल पेपर आ जाए तो बन सकता है। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है स्ट्रेट चेन, ये फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल है स्ट्रेट चेन। फोटो बनाएंगे, जिन्होंने पहले पढ़ रखा याद आएगा, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी ले लेते थे। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जब लेते थे, स्ट्रेट चेन जब जुड़ती थी कहीं से, जुड़ गई, जुड़ते वक्त एल्डिहाइड ग्रुप भी गायब हो जाता था और केटोनिक ग्रुप भी गायब हो जाता था। ठीक, मान गए, याद है। लेकिन जहां जुड़ रहे हैं, दिमाग में सोचने के लिए मान लो कि जहां ये उंगली और थंब मिल रहे हैं, फिंगर थंब, वहां कौन है? वहां वाली कार्बन एल्डिहाइड वाली कार्बन है ओरिजिनली, वहां वाली कार्बन केटोनिक कार्बन है ओरिजिनली। अब ये दो मोनोसेकेराइड है, ये ग्लूकोज फ्रक्टोज जो कैसा स्ट्रक्चर ले लिया। अब ये दोनों जाके ऐसे मिल जाए तो क्या बन गया? डाइसेकेराइड। दो मोनोसेकेराइड मिल गए तो क्या बन गया? इसको हाइड्रोलाइज करूंगा तो एक साइड एच एक साइड ओएच दूंगा और ये वापस मोनोसेकेराइड बन जाएंगे, ग्लूकोज ये फ्रक्टोज आ रहा है। तो जब ये यहां से जुड़ते तो ये फ्री है या नहीं? फ्री है, तो एल्डिहाइड फ्री है, केटोनिक फ्री है, तो टॉलेंस टेस्ट फेलिंग टेस्ट यानी रिड्यूसिंग हो जाएगा। अगर ये ऐसे जुड़ जाए तो ना एल्डिहाइड फ्री ना कीटोन फ्री, रिड्यूसिंग नहीं होगा। ऐसे जुड़ जाए, ये तो फ्री है, ये फ्री नहीं रहा, तो जिन डाइसेकेराइड्स में एल्डिहाइडिक कीटोनिक फ्री ग्रुप फ्री रह जाए वो, तो ये भी रिड्यूसिंग, ये भी रिड्यूसिंग, समझ रहे हो? ये भी रिड्यूसिंग, ये भी रिड्यूसिंग, और ये तो शुगर हमने बोला नॉन रिड्यूसिंग है। और जिन्होंने अच्छा पढ़ रखा उन्हें याद होगा, जिन्हें काइनेटिक चैप्टर पढ़ रखा उन्हें याद होगा, जिन्हें स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन याद होगी उन्हें याद होगा, इन्वर्जन ऑफ शुगर, सुक्रोज प्लस वाटर एरो पे H प्लस गिव्स ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, मतलब ये वाला सीन होगा। सुक्रोज यानी उसके ग्लूकोज और उसके फ्रक्टोज इसके थ्रू आके जुड़े होंगे, और इसके थ्रू आके जुड़े होंगे तो वो फ्री दोनों ही नहीं रहे, इसलिए वो क्या रहा होगा? मोनोसेकेराइड। फिर से आगे अभी कर तो लिया, कितनी बार करें? कहता नहीं, थोड़ा सा टाइम और लगा दो। जिस मोनोसेकेराइड में एल्डिहाइड ग्रुप हो उसको कह दो एल्डोज, तो पहले ही कह दिए। ग्लूकोज को क्या कहा? एल्डोज। फ्रक्टोज को क्या कहा? कीटोज। तो जिस मोनोसेकेराइड में कीटोनिक ग्रुप हो से, जिसमें 6 कार्बन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप हो से एल्डो हेक्सोज, जिसमें 5 कार्बन के साथ कीटो ग्रुप हो से पेंटो कीटोज। तो फिलहाल मुझे वजन देना है किसको? ग्लूकोज और फ्रक्टोज को। तो ग्लूकोज को क्या बोलूं? एल्डो या कीटो? एल्डो। आगे हेक्सोज, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। और फ्रक्टोज को क्या बोलूं? कीटो हेक्सोज, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला तो C6H12O6 ही है, 6 कार्बन वाला ही है। फर्क क्या है? एल्डोज वाले में एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोज वाले में कीटोन ग्रुप है। चलो, ये टेबल यही तो, और 3 वाला ही कीटोनिक ग्रुप के साथ है, तो हो गया क्लियर। अब कहता है जी ग्लूकोज पे टाइम लगाओ। कहता ग्लूकोज दुनिया में, नेचर में फ्री भी मिलता है, और फ्री का मतलब ये नहीं मुफ्त में मिलता है, फ्री का मतलब यहाँ है कि वो किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में नहीं है। तो फ्री स्टेट में भी मिलता है, और फ्री स्टेट में किसमें मिलता है? अंगूर में खूब सारा ग्लूकोज है। तो अंगूर खाते हुए मैं ये सोचूं इसमें तो ग्लूकोज है, कौन सोचेगा ये बात? केमिस्ट्री वाला, फिजिक्स वाला, बायोलॉजी वाला? सोच सकता है ना? हो गया सारी जिंदगी याद। इस तरह से लिंक करके याद रख लो। क्या मैं ग्लूकोज खाते हुए याद नहीं रख सकता? हाँ, अंगूर खाते हुए सारी जिंदगी याद रहेगा। कोई आगे पूछेगा तुम्हारी तो थर्ड जनरेशन, ग्लूकोज किसमें है? मुंह से फौरन निकलेगा ऑटोमेटिकली, अंगूर में है, क्योंकि जितनी बार अंगूर खाओगे मरते दम तक ग्लूकोज तो याद आएगा ही आएगा। और किसमें है? कह रहा राइप ग्रेप्स में तो खूब सारी क्वांटिटी में है, तो इसलिए मैं ग्रेप्स याद करा रहा था। कैसे मिले? तो अभी बोल दिया था, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो देखो सुक्रोज, ये पानी, एरो पे H प्लस जरूर लिख के आना। मैं यहाँ एंजाइम लिखूं तो कौन सा? इन्वर्टेज या सुक्रेज, एक ही के दो नाम है, इन्वर्टेज या ज्यादा पॉपुलर इन्वर्टेज है। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज मिले थे या नहीं? एक और वैसे प्रिपरेशन ऑफ फ्रक्टोज दो तो भी ये दिया होगा। उसकी सरदर्दी कैसे सेपरेट करेगा ग्लूकोज फ्रक्टोज को? बन तो कह रहा स्टार्च, अभी आपने बोला था स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, तो फिलहाल अल्फा डी तक की तो बात आई नहीं है। स्टार्च का फॉर्मूला यहाँ पे एरो है, एरो पे फिर से H प्लस, टेम्परेचर याद रहे, प्रेशर याद है, लिखाना नहीं तो मैंने बोला था हीट हाई प्रेशर कर देना, काम चल जाएगा इस केस में। क्या बनना? सिर्फ, क्योंकि वो सिर्फ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से तो रिपीटेडली जुड़े हुए हैं,
अब ये फॉर्मूला मेरे याद नहीं रहता था फिर कि ये ग्लूकोज का स्टार्च का फॉर्मूला भी यही है, सेल्यूलोज का भी यही है। क्या ट्रिक है, स्टार्च भी पॉलीमर है ग्लूकोज का, सेल्यूलोज भी पॉलीमर है ग्लूकोज का, बस उसमें अल्फा बीटा का फर्क है तो ग्लूकोज का ही। और ग्लूकोज ये होता है, ये तो रटा हुआ है या नहीं रटा हुआ है, इसमें से एक पानी माइनस कर दो, क्या होगा C6, बस ब्रैकेट में डाल दो। क्यों, जब मैं हाइड्रोलाइज कर रहा हूँ तो क्या डाल रहा हूँ, तो पानी वो वाला आएगा ना, तो इसमें जब एक पानी, एक मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल एक पानी जुड़ता जाएगा, यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो मैंने ऐसे काटा, एक साइड H एक साइड OH, एक साइड H एक साइड, तो ये एक वाला ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये बन गया नहीं बन गया, तो एक मॉलिक्यूल के इससे कितने पानी आए नए, हाइड्रोलिसिस करने से इस वाले मॉलिक्यूल के पास कितने पानी आए, तो पर मॉलिक्यूल एक पानी, तो इसमें जब एक पानी एक मॉलिक्यूल में डालूंगा तो हो गया स्टार्च रखने का मामला। स्टार्च का भी यही और लकड़ी का भी यही, फर्क क्या है, स्टार्च हम खाते हैं, लकड़ी गाय भैंस खाती है घास की शक्ल में। चले, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के ऊपर खूब सारे जितने पॉइंट्स बनने जा रहे हैं, हर पॉइंट्स के ऊपर एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो क्या कहा था लैब वाले, लैब में अगर ग्लूकोज का डिब्बा रखे तो सारे खा जाएंगे स्टूडेंट, सिर्फ टीचर वहां नहीं होगा, तो इसलिए उस डिब्बे के ऊपर क्या लिख देता है, क्या लिख देता है, डेक्सट्रोज। तो फिर तो अब तो पढ़ा लिखा वाला ही खा पाएगा, इसे याद रहता होगा कि डेक्सट्रोज भी ग्लूकोज ही है। ग्लूकोज का फॉर्मूला तो हो गया, अब मुझे ये वाली शक्ल याद रखनी है, मैं सीधा यही शक्ल बना रहा हूँ, इतना भी मुझे पता है एल्डिहाइड एक कार्बन है, और एल्डिहाइड कोने पे होता है, बीच में होता है, कीटोन बीच में ही हो सकता है, एल्डिहाइड कोने पे हो सकता है। तो 1 2 2 समझ गई है, 3 4 5 छठा मुझे CH2H लिखना। अब मेरे को लेफ्ट हैंड पसंद था राइट हैंड पसंद था, राइट हैंड पसंद था, तो मैंने राइट हैंड का रट्टा मारा था, पहला OH है, फिर H है, बाकी सब OH है, करके तो देखो, पहला OH है, फिर H है, बाकी सब OH है, पहला H है, OH है, फिर H है, बाकी सब, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, वो OH है तो इधर H होगा, OH है तो इधर OH होगा, वो OH है तो इधर H होगा, वो OH है तो इधर H होगा, बस दैट्स ऑल। क्या 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, तो उसने बोला ग्लूकोज में ये आप कैसे प्रूव करोगे कि 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में। तो यहाँ रुक के मैंने आपसे बोला था हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, CBSE की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं कराई किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की HI के साथ। क्या है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे कोर्स में है सेकंड और थर्ड चैप्टर वाले, यानी अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उनमें मोटे मोटे तौर पे काम कर रहा है सब पे। उन्हें जब आप HI से ट्रीट करते हो तो सारे ओ गायब होके, ईथर पे नहीं होता, लगे मुझे आएगा भी नहीं वो करने के लिए दिक्कत, सारे ओ गायब होके H बन जाता है, अल्कोहल में भी, एल्डिहाइड में भी, कीटोन में भी, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो सारे वो गायब हो गए, H तो 6 कार्बन तो CH3 CH2 CH2, चलो टाइम बचाओ, यानी ये भी क्या बन गया CH3, सारे वो गायब हो गया, चल गया, तो ये भी क्या बन गया, OH गायब हो गया, H, OH गायब हो गया, H, OH गायब हो गया, OH गायब हो गया, OH गायब हो गया, H, तो नॉर्मल हेक्सेन क्या, तो कह रहा है ग्लूकोज को HI से ट्रीट करने पर नॉर्मल हेक्सेन का मिलना ये बता रहा है कि वो ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया कैसे आया। अब नेक्स्ट, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलामीन, तो अब जिन्होंने अभी रिसेंटली एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ा था उन्हें याद है एक नाम, अमोनिया डेरिवेटिव्स में हाइड्रोक्सिलामीन, एक नाम हाइड्रोक्सिल अमीन, तो देखना ये हाइड्रोक्सिलामीन है क्या, और ये सब अमोनिया डेरिवेटिव्स एल्डिहाइड या कीटोन से एक ही तरह रिएक्ट करते थे, अपना H2 और उसका डबल बॉन्ड O लेके भाग जाया करते थे, और भाग गए तो यही तो होगा, इनको कहते थे ऑक्साइम्स, उसको बोलूं ग्लूकोसॉक्साइम, क्या बोलूं, तो ग्लूकोसॉक्साइम वाल का बनना किससे, हाइड्रोक्सिल अमीन से, क्या प्रूव कर रहा है कि एल्डिहाइड नहीं कार्बोनाइल, क्योंकि कीटोन होते हैं तो भी होती है, क्या प्रूव कर रहा है कि कार्बोनाइल ग्रुप है किसमें, ग्लूकोज में। और यहीं पे उसने एक रिएक्शन और दे दी किसके साथ, HCN के साथ, तो HCN से याद आया हो किसी को, साइनोहाइड्रिन बनते थे, कैसे बनते थे, HCN कहता था मैं H+ और Cn नेगेटिव, जबकि ये वीक था, इसको तोड़ने के लिए हमने बेस रख दिया था, याद है, Cn नेगेटिव बीइंग न्यूक्लियोफाइल सी पे जाएगा, और ये और जो प्रोडक्ट बने उनका नाम, तो इसका नाम ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, बोला था हाथी में HCN ऐड किया तो हाथी साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज में गया तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन का बनना फिर से किस बात को सपोर्ट कर रहा है, कार्बोनाइल ग्रुप है। हाउ कैन यू प्रूव दैट ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, या ग्लूकोज इज हैविंग, हाँ कार्बोनाइल ग्रुप ही आएगा, कार्बोनिल कंपाउंड तो बोलने पाएगा खाली, तो आप चाहे तो HCN वाली दे दो, चाहे और 2 मांग ली तो दोनों देनी पड़ेंगे, तो इसका क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार बनता, तो ये वाला इन्होंने नहीं पूछ रखा शायद अब तक पेपर में, ठीक सर, डबल बॉन्ड मिट जाएगा ना बीच में से, वहां देख लो नहीं तो। अब नेक्स्ट कहता है कि जी थोड़ी और टेढ़ा करो, मामला मजेदार नहीं है, तो फिर से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन ऐसी नहीं थी जिसमें ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा हो, जिसमें ब्रोमीन वाटर, ठीक है, ब्रोमीन वाटर जो है ना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड बना पाते थे, याद हो, टॉलरेंस रिएजेंट भी क्या था, हालांकि PCC भी माइल्ड था, लेकिन वो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड पे, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन पे रुकता था, तो Br2 बोला मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, जो मेरे में ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप है ना, मैं इसको COOH में बदल दूंगा, तो इसका नाम ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड, क्या प्रूव करना कि जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, तो हमने बोला देखो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराने से वो ऑक्सीडाइज हो गया और क्या बना दिया, कोई ये भी तो कहता था जब एल्डिहाइड है तो टॉलरेंस टेस्ट कर दो, फैलिंग्स टेस्ट कर दो, क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कीटोन वाला, कीटोज वाला फ्रक्टोज भी टॉलरेंस टेस्ट दे रहा, पढ़ा तो था अभी, तो इसलिए वो वाली रिएक्शन तो कर नहीं सकते, फिर तो हम कहेंगे जी टॉलरेंस टेस्ट की वजह से हम अगर कहें कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड है तो फिर तो फ्रक्टोज में भी एल्डिहाइड होना चाहिए, तो अब समझ गए यहाँ से एल्डिहाइड ग्रुप के लिए टॉलरेंस या फैलिंग्स वाली
रिएक्शन क्यों नहीं दी? आ गया, बन गया सर ग्लूकोनिक एसिड या नहीं? क्या प्रूव कर रहा है? माइल्ड से कि कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट एज एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट एज एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। अब वापस इधर आए तो ये वापस ग्लूकोज बनाए तो इसे हमने बोला तेरे अंदर कितने OH ग्रुप्स हैं, कितने अल्कोहलिक ग्रुप हैं, तो हमने अब अच्छे पढ़ लिया इस बार। एसिटाइलेशन नाम की एक रिएक्शन जो किससे होती है, या तो एसिटाइल क्लोराइड से या एसिटिक एनहाइड्राइड से, ये बताने में हेल्प करती है कि कंपाउंड में कितने OH ग्रुप है या कितने NH2 ग्रुप्स हैं। NH2 वालों का भी एसिटाइलेशन हो गया था, एनिलीन का एसिटाइनाइलाइड, लेकिन इन जनरल ज्यादा क्या कहा जाता है, जो OH पता लगाने के काम आता है एसिटाइलेशन। तो जब मैं इसका एसिटाइलेशन कराऊंगा किससे, CH3COCl से, या फिर इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन करा दूं, क्योंकि CH3COCl का Cl और इसका H निकल जाएगा या नहीं, तो एसिड है तो इसकी प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो खैर, तो यहाँ पे भी जाएगा, एक जगह लिख के दिखा रहा हूँ मैं, पूरा लिख के दिखाऊं। CHO का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो अल्कोहलिक ग्रुप के धावा बोलता। तो देखो ध्यान से, ये C सब C पे एक H तो है, CH पे जो OH है, ऐसे 1 मिनट के लिए चलो और क्लियर कर ले, ये है, दोनों बातें सेम है, तो ये वाला H किसमें बदल जाएगा, COCH3 आगे लग जाएगा। इमेजिन करो यहाँ Cl था, यहाँ H था, HCl निकल लिया या नहीं? ऐसा कितनी जगह हुआ होगा, बीच के जो चारों थे उन चारों पे हुआ होगा, और ऐसा यहाँ भी हुआ होगा क्या? हाँ, क्योंकि यहाँ भी तो एल्कोहलिक ग्रुप ही है, तो 5 जगह एस्टर ग्रुप बन गया क्या? 5 जगह, तो बोलूं पेंटासिटेट, एसिटेट भी बोल रहे क्योंकि एसिटिक एसिड के रिश्तेदार से बना है CH3COCl का, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये किसका रिश्तेदार है, एसिटिक एसिड। तो ग्लूकोज पेंटासिटेट का बनना क्या प्रूव कर रहा है, उसमें 5 OH ग्रुप है। अब कह रहा है जी 5 OH ग्रुप है तो वो प्राइमरी अल्कोहल भी हो सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल भी हो सकते हैं, और इनमें सबसे इजीली कौन ऑक्सीडाइज होते थे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में? प्राइमरी, जिनसे फॉरेनल्डिहाइड बनता था। टर्शियरी का तो ऑक्सीडेशन याद करो, होता नहीं था, होता था तो क्लासिक कंडीशंस में होता था, मिक्सचर मिलता था, याद आया? तो उसने बोला प्राइमरी और सेकेंडरी में भी गोली दे दी हमें कि प्राइमरी वाले का जरा इजीली हो जाता, तो हमने बोला ज्यादा इजीली करने कराने के चक्कर में तुम नाइट्रिक एसिड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि हमारी ऑर्गेनिक में नाइट्रिक एसिड जब आ रहा है तब नाइट्रेशन करा रहा है मैक्सिमम टाइम्स या नहीं? तो नाइट्रिक एसिड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं करा सकता, प्राइमरी का करा सकता है। तो प्राइमरी का करा दे तो क्या बन जाए इसका, COOH बन जाए या नहीं? लेकिन जब वो प्राइमरी को एसिड तक पहुंचा सकता है तो एल्डिहाइड को तो एसिड तक पहुंचा ही देगा, तो ये भी बन गया। तो लोगों ने बोला अगर मैं नाइट्रिक एसिड के साथ ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कराता हूँ तो मुझे सेकेरिक एसिड मिलता है। अब इस ठंडे दिमाग से सोचना, सेकेरिक एसिड का मतलब ये भी हो सकता है कि टॉप पे भी CH2OH हो और नीचे भी CH2OH हो, क्योंकि दोनों जगह प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होगा, तो भी यही बन जाना था या नहीं बन जाना था, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा पीछे वाला ग्लूकोनिक एसिड उठा लो। ग्लूकोनिक एसिड कैसे बन चुका था, ब्रोमीन वाटर से CHO का COOH तो बन चुका था, तो उससे कहेगा ग्लूकोनिक एसिड का जो COOH है वो तो एल्डिहाइड से बना हुआ है, प्रूव्ड है, और ग्लूकोनिक एसिड को भी नाइट्रिक एसिड से कराओगे बॉटम वाला एक ही बनेगा। तो ग्लूकोनिक एसिड से आके एक साथ किस बात का प्रूव कर रही है कि प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप एक ही है, किसमें, ग्लूकोनिक एसिड में भी और ग्लूकोज में भी। थोड़ी मुश्किल बात आई या नहीं आई? तो ये भी नहीं आया आज तक पेपर में कि जी प्राइमरी अल्कोहल वाला पॉइंट बता दो, हो गया सर। देखो इसलिए इसने क्या किया, ये कौन, ग्लूकोज, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन से भी और ग्लूकोनिक से भी, इन दोनों से क्या मिलने का मतलब है कि नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन कराने पर ग्लूकोज भी और ग्लूकोनिक भी डाइकार्बोक्सिलिक, डाइकार्बोक्सिलिक समझ गए? तो दिस इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ आ, अच्छा होता लिख देता ऑफ 1, अच्छा होता क्या लिख देता, प्रेजेंस ऑफ 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। आ का मतलब ही तो ये हमने स्ट्रक्चर जो बनाना था हमने बना लिया। अब कहता है जो ग्लूकोज हम खाते पीते हैं ग्लूकॉन डी के नाम पे, वो डी जो है वो डी वाला आइसोमर है, तो मैंने जो बोर्ड पे बनाया था भाग गया है, इसमें वापस आइए और इसमें वापस आकर देखिए, मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन 6 कार्बन है, 6 में से 5 पर OH ग्रुप है, एक पे एल्डिहाइड ग्रुप है, तो मोस्ट ऑक्सीडाइज कौन से वाला, एल्डिहाइड वाला, अल्कोहल वाला, और अगर एसिड होता तो एसिड वाला मोस्ट ऑक्सीडाइज होता। तो मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन को टॉप पे रखना कन्वेंशन है, फिर उससे चलते हुए लास्ट कायरल कार्बन पे देखना है कार्बन कायरल है क्या, इस पे एक H लगा है, एक OH लगा है, एक CH2H लगा है, और एक ये पूरा तामझाम लगा, ये चारों तामझाम एक से अलग अलग, तो इसका मतलब ये कार्बन कायरल ये वाली भी है, कायरल ये भी है, कायरल ये भी है, मुझे कौन सी कायरल पकड़नी थी, लास्ट वाली कायरल। तो लास्ट कायरल कार्बन पर OH ग्रुप अगर राइट साइड पे हो, राइट पे, तो उसे डी कहते हैं। ये वो साहब हो गए, कैसे याद रहे? तो अगर लेफ्ट पे हो तो एल कहते हैं, राइट पे हो तो लेफ्ट से एल, तो समझ में आ गया, काश एक एल होती एक आर होती, तो एल से लेफ्ट वाली तो एल है, इसका मतलब राइट वाली आर नहीं है, हमारे आर टर्म नहीं थी, तो इसका मतलब डी वाली होगी। तो ये साहब हो गए, ये साहब हो गए डी ग्लूकोज। इस कैपिटल डी का उस प्लस वाले डी से, प्लस वाले से या स्मॉल डी से कुछ लेना देना नहीं है, वो बाई चांस है कि वो प्लस भी है लेकिन उसका उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो ऑप्टिकल रोटेशन के लिए है और ये सिर्फ इस OH की पोजीशन के लिए। तो इसको डीएल सिस्टम को, इस डीएल कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम के लिए स्टैंडर्ड किसे बनाया गया, किस बेसिस पे करा गया? तो उसने बोला एक ग्लिसरल्डिहाइड नाम का मॉलिक्यूल है, टोटल कितने कार्बन है, 3, उसमें यही है क्या, मोस्ट ऑक्सीडाइज से चल के मिलने वाली लास्ट कायरल कार्बन, लास्ट क्या सॉरी तो पहली है, तो लास्ट भी यही है, उसमें OH राइट पे था तो उसको बोल दिया डी ग्लिसरल्डिहाइड। इसकी मिरर इमेज बनाओ तो OH लेफ्ट में आ जाएगा मिरर इमेज में, नहीं, तो उसका नाम एल ग्लिसरल्डिहाइड, उसका नाम। तो उसने पूछा डी ग्लूकोज या एल ग्लूकोज जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके बेसिस पे है, उसके लिए स्टैंडर्ड कौन है, डीएल कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्टैंडर्ड कौन है,
आपने बोलना बना के दिखा देना कि जी ये डीग्लिसरॉल्डिहाइड है, इसकी मिरर इमेज बना देना, उसके नीचे लिख देना ये एल-ग्लिसरॉल्डिहाइड है इस बेसिस पे। चलें, अब ये साहब क्या कह रहे हैं, ये सब किस्सा डन। अब कह रहा है तो ग्लूकोज बहुत ही कलाकार आदमी है, तो मैं बोलता हूँ जब चाहे तो सीधा, और जब जई में आए सांप की तरह कुंडली मार के यानी गोला बना के बैठ जाता है। अब इस वजह से बड़ी दिक्कत होती है, कोई रिएक्शन ओपन चेन वाली से दिखाता है, कोई रिएक्शन क्लोज चेन वाले की तरफ से दिखाता है। अब वो क्या चक्कर है, तो देखिए जब इसको कुंडली मारनी है तब ये क्या करता है, ये 1 2 3 4 5 6 गिना जा रहा है, फिफ्थ वाला OH का H उड़कर चलकर जो वर्ड लगाना लगा लो यहाँ के चिपक जाता। तो क्या बन गया, HCOH, देखो हाँ नहीं, ये क्या CH2OH HOH HHOH H, ये वाला O किस पे चला गया फिर, C पे। जिन्होंने हेमी एसिटल फॉर्मेशन पढ़ी हो, एल्डिहाइड लेते थे और अल्कोहल लेते थे, वहाँ दो अलग अलग मॉलिक्यूल थे एल्डिहाइड अल्कोहल, यहाँ क्या हुआ एल्डिहाइड भी सी मॉलिक्यूल में, अल्कोहलिक पार्ट भी सी में, तो वहां पे भी अल्कोहल का OH वाला H तो डबल बॉन्ड O पे जाता था और बचा हुआ अल्कोहल का O डबल बॉन्डेड C पे चला जाता था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का किस्सा होता था। अब ये OH किधर आ रहा है, राइट पे, तो राइट वाले को क्या कहते हैं, लेफ्ट, क्योंकि इन्हें उल्टा बोलने की बीमारी है, तो लेफ्ट है या एल है, अल्फा है या एल है, एल को भी ऐसे डिजाइनदार बनाते तो हमने इसको भी थोड़ा काट फाट के किसके कहते, समझ आया मैं क्या बोला या उड़ गए, कि मुझे OH देखना था केमिस्ट्री वालों का, OH राइट पे है तो इसे क्या लिखना चाहिए था R, लेकिन ये राइट को लेफ्ट बोलते हैं और लेफ्ट को राइट बोलते हैं, तो इन्होंने एल बोला और एल को हमने काट के क्या मान लिया, अल्फा डी ग्लूकोज। बोलो हाँ या नहीं। अब यही फोटो एज इट इज दोबारा बना लेंगे, बस इस बार क्या ध्यान रखेंगे, इधर OH और इधर H, बाकी सब एज इट इज। ये कौन हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज। इस और इस आइसोमर में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कार्बन पर OH का अरेंजमेंट, OH का कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर रहा है, बाकी सब सेम है। तो द आइसोमर्स विच डिफर इन configuration of OH group at C1 are called anomers and that particular carbon C1 carbon is called anomeric carbon। आया, ये भी इनका फेवरेट है anomers या anomeric carbon। तो वापस आते हैं मुद्दे पर, मुद्दा क्या कह रहा है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो कोई ना कोई पूछेगा ही जरूर। डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप है फिर भी वो शिफ्ट टेस्ट नहीं देता, फिर भी वो NaHSO3 के साथ एडिशन प्रोडक्ट, तो मुझे एक्सैक्ट जवाब नहीं पता, बस मैं क्या बोल दूं कि जब इनसे रिएक्शन कराते हैं तब वो कुंडली मार लेता है, और कुंडली मारने पर यानी रिंग बन गया, और रिंग बन गया तो बताओ इसमें कहीं एल्डिहाइड या केटोनिक ग्रुप दिख रहा है? तो इसलिए जब इससे बात करने के लिए NaHO3 आया, इसने बोला मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तुझसे साथ नहीं दिखा सकूंगा। जब शिफ्ट सेस देने के लिए शिफ्ट रिएजेंट डाला तो बोला जी मुझ में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, मैं शिफ्ट सेस भी, तो शिफ्ट सेस या NaHSO3 टेस्ट ग्लूकोज क्यों नहीं दे रहा, बिकॉज इट हैज एक्वायर्ड साइक्लिक इन विच कार्बोनाइल ग्रुप इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, पेंटासीटेट ऑफ ग्लूकोज बनाया था क्या थोड़ी देर पहले, तो कह रहा पेंटासीटेट ऑफ ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल से भी रिएक्ट नहीं करता। पेंटासीटेट ऑफ ग्लूकोज बनाने में CHO को तो कुछ नहीं कहा था, नीचे वाले 5 OH पे तो आया था, एसिटाइलेशन हुआ था, बोलो है नहीं। उसने बोला क्या हुआ फिर, कहता जी पेंटासीटेट ऑफ ग्लूकोज में भी ये हाइड्रोक्सिल ने इसलिए रिएक्ट नहीं करा क्योंकि उसने साइक्लिक स्ट्रक्चर लिया हुआ है। ये क्या हो गया, वहां तो आपने पेंटासीटेट बनाते हुए साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया नहीं था, आपने तो ओपन में बनाया था, बुक वाले ने भी ओपन में बनाया था। अब जरा देखो सोच के इस वाली फोटो को फिर से, इसमें एल्डिहाइड केटोनिक ग्रुप है नहीं है, OH कितने, अब भी यहाँ वाला मर गया था, लेकिन ये वाला वो एक OH मरा था तो एक OH पैदा हो गया था, 5 OH ही रहे, तो इसका भी अगर ग्लूकोज एसिटाइलेशन कराऊं तो ये भी बनाएगा तो पेंटासीटेट, लेकिन अब इस बार पेंटासीटेट जब वो बनेगा उसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होगा, इसलिए वो NH2OH से रिएक्ट, तो फिर से कीजिए उसने क्या क्यों नहीं कर रहा वो NH2OH से रिएक्ट उसका पेंटासीटेट, क्योंकि उसने साइक्लिक सेक्शन लिया हुआ। अब कहता है जी अल्फा ग्लूकोज 2 शक्लों में मिलता है जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, क्या, एक अल्फा ग्लूकोज और एक, अल्फा ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट याद करना चाहो कर लो, वैसे आज तक कभी जरूरत पड़ी नहीं। ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कॉन्ग सॉल्यूशन एट 303 याद आ जाएगा, गोली का नंबर है, किसी लंबी वाली बंदूकें चलती थी जब पुलिस वालों के पास, उसकी 303। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से अगर क्रिस्टलाइज कर रहे हैं तो अल्फा बनता, और अगर हॉट सैचुरेटेड से कर रहे हैं तो 371 पे तो बीटा बनता। तो ये मेरे हिसाब से बोर्ड में आना तो नहीं चाहिए, प्योर रटने की चीज है। ये अल्फा कब बनेगा, जब बोलो कंसंट्रेटेड ग्लूकोज का सॉल्यूशन 303 केल्विन पे ले जाके उससे क्रिस्टलाइजेशन कराओगे, और बीटा कब बनेगा, जब सैचुरेटेड, कंसंट्रेटेड नहीं बोला इस बार, कैसा होना चाहिए सैचुरेटेड, यानी उसमें बॉन्ड नहीं घुल सकता, इतना कंसंट्रेट हो गया, तो उसको कितने टेम्परेचर पे 371 पे ले जाके उससे क्रिस्टलाइजेशन कराओगे, तो रट्टा मारने का चीज है प्योर। चले नीचे का सारा किस्सा मैंने बना दिया, फोटो बना के आपको दिखा दी। ये जो फोटो मैंने बनाई हुई है किसकी, अल्फा डी ग्लूकोज की, और इसके जैसे यहाँ बीटा डी ग्लूकोज की ये जो फोटो है जिसमें दिख रहे, इनको कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं, फिशर प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। हो गया। अब कह रहा है ये जो आपने अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज बनाए, फिशर प्रोजेक्शन बनाए, उस साइक्लिक स्ट्रक्चर को सिमेट्री बिठाई जा सकती है किसके साथ, पायरान के साथ, क्योंकि पायरान में भी 6 मेंबर्ड रिंग है, 5 कोनों पे कार्बन है, और जो भी हमने अल्फा डी ग्लूकोज बनाया था वो भी, या बीटा डी ग्लूकोज बनाया था उसमें भी 5 कार्बन, नहीं तो कार्बन तो 6 थे, एक कार्बन रिंग से बाहर था, रिंग में 5 ही थे, और एक कोने पे वो भी आ गया था, याद हो, ये वाला कोना एक बन गया, वो तो ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 को चीज है रिंग में, 5 पे कार्बन है और 1 पे ऑक्सीजन है और एक कार्बन रिंग से, तो इसलिए उसने बोला इसकी सिमेट्री आ रही है किसके साथ, तो पायरान जैसी शक्ल बनाई तो उसको बोल दिया पायरेनोज स्ट्रक्चर। पायरान जैसी शक्ल हॉवर्थ नाम के बंदे ने बनाई तो बोल दिया हॉवर्थ स्ट्रक्चर। तो हॉवर्थ स्ट्रक्चर और पायरेनोज स्ट्रक्चर। अब उसने क्या कहा हॉवर्थ साहब ने,
पवार साहब बोले कि जी मैं तो इसी कोने पे वो बनाऊंगा हेक्सागन के, टुट्टा मारना राइट साइड पे ऊपर कोने पे। क्लॉक अच्छा एंटी क्लॉक अच्छा, तो इसलिए क्लॉक चल रहा हूँ क्या मैं। फिर हर कोने पे एक फ्लैग पोल झंडे का डंडा खड़ा किया था हमने। अब वो फोटो सामने है नहीं, फंस गया। डायरेक्ट तो मुझे याद होती नहीं। ये वाली फोटो किसकी है, देखो हॉवर साहब ने क्या किया दोबारा से। ये 1 2 3 4 5 है, सब पे क्या खड़ा किया, एक फ्लैग पोल। जो लेफ्ट साइड पर आ रहे हैं उन्हें ऊपर, तो ऊपर ये 1 2 3 4 5, नीचे ओ एच, 2 पे भी एच ऊपर ओ एच नीचे, 3 पे ओ एच ऊपर एच नीचे, 4 पे एच ऊपर ओ एच नीचे, 5th पर एच ऊपर होना चाहिए था, तो वहां पे आखिरी में आगे ट्विस्ट मार जाता कि जी लेफ्ट तो है राइट तो है नहीं है, वहां पलटी मार जाता, कहता नहीं वहां में पलटी। ये याद रखने की बात थी, लास्ट कार्बन में लेफ्ट तो था लेकिन तो वहां वो पलटी मार गया नहीं, लेफ्ट वाली चीज को नीचे बना गया। ये फोटो किसका हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज का हॉवर्ड स्ट्रक्चर या पायरेनॉस स्ट्रक्चर। और बीटा का बनाऊंगा तो बस क्या फर्क आएगा, यहाँ एच यहाँ एच, बाकी तो सेम रहता है सब। बना के देख लेना, पेपर में हर 2-3 साल बाद आता रहता है, शायद पिछले 2 साल से आया भी नहीं। तो अल्फा डी आ जाए या बीटा डी, तो पहले इसको बनाना, उससे ये बनाना, सीधा ये बनाने का दम तुम्हारे में हो तो बात अलग है, मेरे में तो नहीं है अभी भी। या वो लेफ्ट पेज पे बना लेना, फिर वहां पे हॉवर्ड स्ट्रक्चर बनाओ जी अल्फा डी ग्लूकोज का। तो आप ये वाला से ये वाला दोनों रफ पे बना लेना, फिर उससे शेयर कर लेना सीधा। लास्ट 2 मिनट का काम है, फ्रक्टोज करके बंद करते हैं। नहीं कीटो हेक्सोज वर्ड तो क्लियर हो गया, किसके लिए, फ्रक्टोज के लिए। फोटो ये वाला है, अब ये मेरे सर याद नहीं रहेगा, नहीं मेरे याद रहेगा क्यों, CH2H ऊपर लिखूंगा, ये मजबूरी क्यों, CHO तो है नहीं इसमें। सेकंड नंबर पे कीटोन, क्योंकि कीटोन तो बनाना ही है। कीटोन कहाँ हो सकता था, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक किसी पे भी हो सकता था, नहीं निपटा हो सेकंड पे। फिर आगे क्या करूं, पुराने वाला किस्सा। यहाँ पर पहला OH था, याद करो ग्लूकोज में, फिर अब OH तो रहा नहीं, OH की जगह कौन आ गया, कीटोनिक ग्रुप, बाकी वही है, फिर H, बाकी सारे OH। वही सूर एग्जैक्टली काम कर गया नहीं कर गया। अब इसमें ये वाली कार्बन 5th कार्बन का OH वहां गया था, 5th वाला फर्स्ट पे, इस बार 5th वाले को जाना पड़ेगा सेकंड पे या नहीं, और जब सेकंड पे जाएगा तो ये सेकंड कार्बन पे एक तो OH हो जाएगा, और दूसरा वहां H था लेकिन यहाँ दूसरा बोलो आया नहीं आया। सेकंड वाली कार्बन पर एक CH2OH, और जो H डबल बॉन्ड था वो क्या बन गया OH। तो अब कितने मेंबर रिंग, 5 मेंबर्ड, क्योंकि एक CH2OH ऊपर वाला बाहर और एक CH2OH नीचे वाला रिंग से बाहर, तो बीच में 4 ही कार्बन तो बचे। तो 4 कार्बन और एक, बिल्कुल उसी तरह जाना, कुछ भी नहीं, बस इतना बोलना इस बार किससे मैच खा रहा है, वहां कहा था पायरान से, यहाँ फ्यूरॉन से। तो इस बार नाम होगा फ्यूरेनॉस स्ट्रक्चर, और फ्यूरेनॉस स्ट्रक्चर भी किसने दिया, मान लिया हॉवर्थ ने दिया। हॉवर्थ स्ट्रक्चर पूछे तो फ्यूरेनॉस स्ट्रक्चर बनाना किसका, फ्रक्टोज, तो हॉवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज मांगा, क्या वही फंडा। बस इतनी ट्रिक लगानी है इस बार, ये वाला जब बनाना है तो इसको मेरा बस चले, या और यहाँ इसने बदमाशी में बनाया, नहीं तो ये बनाता हर जगह फ्यूरॉन। अब यहाँ क्या चाल चलती समझ गए क्या, क्या फर्क है, क्या चला गया कि उसने इसे स्ट्रेट ना बना के क्राउन शेप दे दी बेंट, जिससे फ्लैग पोल के झंडे एक दूसरे पे ओवरलैप ना करें। ट्रिक समझ गया मैथमेटिकली, क्या बोला, ज्योमेट्री कहना चाहिए। तो ये कार्बन क्यों, 1 वाली तो रिंग से बाहर है, तो इसलिए कहां से शुरू करना पड़ेगा, फिर वही फंडा, लेफ्ट वाली चीजें, लेफ्ट वाली कहां, ऊपर OH, फिर OH H, फिर H, फिर OH आगे आखिर पे बोला H ऊपर, राइट के लिए, हाँ तो राइट नहीं, अच्छा राइट नहीं है पलटा में, और अगर बीटा डी फ्रक्टोज आ जाता तो ये OH ऊपर,